नमस्कार। इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोर्स BES 143 गणित शिक्षण के अंतर्गत गणित सीखने में शामिल प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। गणित सीखने में शामिल जो विभिन्न प्रक्रियाएं जिस पे हम आज के इस सत्र में विस्तार रूप चर्चा करेंगे, उनमें से प्रमुख हैं समस्या को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरी प्रक्रिया है तार्किकता या रीजनिंग। अगली प्रक्रिया है तर्क और औचित्य, आर्ग्यूमेंट एंड जस्टिफिकेशन। अगली प्रक्रिया है प्रतिरूपण या पैटर्निंग। अगली प्रक्रिया जो हम सीखेंगे वो है अमूर्तता या एब्स्ट्रैक्शन। अगली प्रक्रिया जो हम इस सत्र में चर्चा करेंगे वो है सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। आइए अब इस सत्र में हम इन प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया जो हम सीखेंगे वह है समस्या को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस प्रक्रिया के द्वारा कैसे किसी गणितीय संक्रिया को समझाया जा सकता है क्लास में, इसके बाद विभिन्न चरण क्या हैं और इसके कुछ उदाहरणों से हम इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझते हैं। समस्या को सुलझाने के अंतर्गत समस्या समाधान प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल और क्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें वो हैं प्रत्यक्षीकरण, साहचर्य, कपोल कल्पना, रीजनिंग, विश्लेषण संश्लेषण और सामान्यीकरण जैसे उच्च क्रमिक सोच वाले कौशल इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब हम आते हैं समस्या समाधान के चरणों पर। कौन कौन से महत्वपूर्ण चरण होते हैं यदि इस प्रक्रिया के द्वारा हमें कोई संक्रिया समझानी है, कोई नया सिद्धांत गणित का समझाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। समस्या समाधान के चरणों में पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना, दूसरा है समस्या का विश्लेषण करना, अगला चरण है अपेक्षित गणितीय संबंधों की खोज करना। हम समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं और अंत में जो हमने समाधान ढूंढा है वो सही है या नहीं है, इसको जांच करने के लिए उत्तर की जांच की जाती है। तो इस तरह से हम एक क्रमिक रूप में आगे बढ़ते हैं और किसी भी समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं। सबसे पहला स्तर हमारा होता है कि समस्या की पहचान करना। यह सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। इसमें सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है। समस्या की पहचान करने के बाद शिक्षक छात्रों को यह जानने के लिए कुछ समय देता है या कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ प्रश्न पूछता है, जिनमें से महत्वपूर्ण है वो उसको यह पता करना होता है कि उस प्रश्न के अंतर्गत कौन कौन से तथ्य ज्ञात हैं, कौन कौन से तथ्य उसको दिए गए हैं। दूसरा उसको ये पता करना होता है कि इस समस्या में हमें क्या ज्ञात करना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समस्या पहचान के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमें ज्ञात क्या है और अज्ञात क्या है, क्या हमें निर्धारित करना है। छात्र इस स्तर पर इसको आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। अब अगला स्तर होता है समस्या का विश्लेषण करना। पहले स्तर को हम एक बार एक उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपकी कक्षा में आपको ये पढ़ाना है, कोई ट्रेन है जो A स्थान से B स्थान की दूरी को 3 घंटे में तय करती है और उन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, स्टेशन A और स्टेशन B के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। अब समस्या ये है कि उस ट्रेन की चाल क्या है, किस चाल से वो स्टेशन A से B की दूरी को वो तय करती है, ये हमारी समस्या है। तो जैसा कि पहले स्तर पे हमने देखा कि समस्या का जब हम पहचान करते हैं तो उसमें देखते हैं कि ज्ञात कौन कौन से तथ्य हैं और कौन से अज्ञात हैं। समस्या को जो उस पे हमें चर्चा करनी है उसमें ज्ञात तथ्य क्या है कि स्टेशन A और स्टेशन B दोनों के बीच की दूरी कितनी है, वो हमें ज्ञात है। इस समस्या में वो उसकी वैल्यू है A से B के बीच की दूरी 150 किलोमीटर। और दूसरा ज्ञात तथ्य हमारा ये है कि इस दूरी को तय करने में ट्रेन को A स्थान से B स्थान तक जाने में कितना समय लग रहा है, वो इसमें दिया हुआ है 3 घंटे का समय लग रहा है। तो जब हम समस्या की पहचान करते हैं उस स्तर पे इन दोनों चीजों को हम नोट कर लेते हैं। ज्ञात तथ्यों में दूरी और समय कितना लगा, ये हमारा हो गया। अब अगली बात आती है उसमें समस्या हमें देखना है कि उसी उदाहरण में कि हमें ज्ञात क्या करना है, अज्ञात चीजें क्या है, वो है ट्रेन की चाल। वो ये सारी चीजें अगर समस्या समाधान विधि से इस प्रश्न को हल करना है तो पहले स्तर पर इसको हम कर लेते हैं। अगला स्तर हमारा आता है समस्या का विश्लेषण करना।
इस स्तर पर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दिए गए तथ्यों के बीच में आपस में संबंध क्या है। जो तथ्य दिए गए हैं वो आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं, जिससे छात्रों को विश्लेषण शक्ति का विकसित करने का अवसर मिलता है और जो समस्या को समाधान करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छात्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दी गई जानकारी उस समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। इस उदाहरण में जिस पे हमने अभी चर्चा की, उसमें ये देखा गया कि छात्रों को जब विश्लेषित किया तो उन्होंने ये सारी चीजें देखी कि जो जानकारी इस समस्या को हल करने के लिए दी गई है वो पूरी तरह से हम उस समस्या के समाधान तक पहुंच सकते हैं या नहीं, उसके लिए पर्याप्त है या नहीं। ट्रेन की दूरी दी गई है और ट्रेन के द्वारा ए स्थान से बी स्थान को तय करने में कितना समय लग रहा है। ये जो तथ्य हैं और जो इनमें आपस में संबंध है, क्या ये समस्या को समाधान करने के लिए पर्याप्त है या नहीं, ये विश्लेषण का भाग होगा। ये दूसरे स्तर पे हमने इसको कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो अज्ञात है उसके लिए कौन से फार्मूले, कौन से सिद्धांत की आवश्यकता है और किसके द्वारा इस समस्या को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो समस्या विश्लेषण के बाद छात्र को यह पता चलता है कि समस्या को हल करने के लिए कौन से सूत्र का वो प्रयोग करे, जिससे कि इस समस्या का सही उत्तर वो ज्ञात कर सके। छात्र यह तय कर सकता है कि दिए गए समाधान का पता लगाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। इस दौरान छात्र यथासंभव अधिक से अधिक विचार उत्पन्न करेंगे। वो ये देखते हैं कि इस समस्या को इस विधि से हम आसानी से समाधान इसका आसानी से खोज सकते हैं या कोई और विधि है जिसके द्वारा कि हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। ये सारी जो विचार हैं वो विचार इस स्तर पर किए जाते हैं। अगला स्तर ये होता है कि अब हमें समस्या का समाधान ढूंढना है। समस्या का हमने पहचान कर लिया, उसका विश्लेषण कर लिया और अपेक्षित गणितीय संबंधों की हमें जानकारी हो गई और उसमें से हमने ये चयनित कर लिया कि कौन से सूत्र के द्वारा इस समस्या का सबसे बेहतर समाधान हो सकता है। इस स्तर पे हम समस्या का समाधान ढूंढने वाले स्तर पे हम क्या करते हैं कि जिस विधि को हमने पाया कि इस समस्या के समाधान के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, उसका अब हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। उचित विधि का चयन करने के बाद इसे समस्या को हल करने के लिए लागू किया जाता है कि अब हमारे पास वो सूत्र पता हो गया जिससे कि हमें चाल पता करनी है उस ट्रेन की। तो चाल के लिए सबसे उपयुक्त हमारा जो इस समस्या को समाधान करने का सूत्र है वो चाल बराबर दूरी बटे समय, और सारी चीजें हमें यहाँ पर ज्ञात हो गई हैं। तो अज्ञात को हम आसानी से ज्ञात तथ्यों से अज्ञात की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस स्तर पर छात्र अज्ञात चरों के लिए प्राप्त गणितीय समीकरण को हल करते हैं। तो इस उदाहरण में हमने देखा कि चाल पता करनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय, हमें वो सूत्र पता है, दूरी हमें पता है। इस उदाहरण में 150 किलोमीटर दूरी तय करती है ट्रेन ए स्थान से बी स्थान जाने के लिए, और नियत समय जो उसको लगा वो है 3 घंटे का। तो इस फार्मूले का हम उसमें उपयोग करेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो फार्मूले का उपयोग करके हमने उत्तर निकाला कि इस ट्रेन की चाल 150 को 3 से डिवाइड किया, 3 से भाग दिया तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अगला स्तर हमारे ये होता है कि जो हमने उत्तर प्राप्त किया, अब हमने सारी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम उत्तर तक तो पहुंच गए। अब हमें ये भी देखना होता है कि जो उत्तर हमने प्राप्त किया है वो सही है या गलत है, या कहीं ये भी संभावना रहती है कि जो हमने प्रक्रिया की है या जो उसमें कैलकुलेशन किया है उसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। इसकी जांच करना भी आवश्यक होता है। जांच करने के लिए अब हम क्या करते हैं कि जो हमने उत्तर पाया है, जो पहले हमारे लिए वो अज्ञात था, अब उसको हम ज्ञात मान लेते हैं। जो ज्ञात राशियां हैं उसमें से किसी एक को हम अज्ञात कर लेते हैं। इस उदाहरण में जैसे हमने देखा कि 150 किलोमीटर की दूरी है, 3 घंटे का समय लग रहा है, चाल हमने निकाल ली जो पहले हमारे लिए अज्ञात थी, समस्या थी। अब चाल और समय को हम ज्ञात मान लेते हैं और इसी फार्मूले, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम दूरी की गणना करते हैं। और दूरी की गणना यदि हम प्राप्त उत्तर के आधार पर, अर्थात चाल हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी समय हमारा 3 घंटा है, दूरी हमें निकालनी है और दूरी हम इस फार्मूले का उपयोग करके निकालते हैं। तो हम वही दूरी हमें मिलती है कि जो पहले हमें ज्ञात वाले तथ्य में थी। तो हम इससे पुष्ट कर देते हैं कि जो हमारा उत्तर निकाला गया है चाल का,
वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जांच करना उत्तर की भी वो महत्वपूर्ण एक कदम होता है इस प्रक्रिया का। इस कदम से छात्रों को अपनी सोच और उत्तर की तर्कसंगतता को जांचने का अवसर प्रदान करते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं समस्या समाधान विधि का। मान लेते हैं कि एक पिता है, वो अपने पुत्र से उसकी उम्र जो है वो 4 गुनी ज्यादा है। पिता है, उसकी पुत्र से उम्र 4 गुनी ज्यादा है। 3 साल पहले अपने पुत्र की आयु से वो 5 गुना बड़ी उसकी आयु थी। समस्या ये है यहाँ पे कि वर्तमान में उनकी उम्र क्या है। इस प्रॉब्लम में या इस समस्या में हमें उनकी वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र की गणना करनी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप या जो समस्या समाधान के चरण हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि प्रश्न समस्या की पहचान करनी है। अब समस्या की पहचान करने में हम देखते हैं कि क्या हमें ज्ञात है और क्या अज्ञात है। तो यहाँ इस प्रश्न का अगर हम अवलोकन करते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि पिता की वर्तमान आयु वो हमें पता है, वो क्या है, 4 गुनी ज्यादा है पुत्र की वर्तमान आयु से। दूसरा तथ्य जो हमें इस समस्या में पता है वो ये है कि 3 साल पहले पिता की उम्र कितनी थी, वो 5 गुनी थी बेटे की उम्र के। 3 साल पहले जो बेटे की उम्र थी उससे उसकी उम्र 3 साल पहले जो थी वो 5 गुनी बड़ी थी। पिता जो है वो 3 साल पहले उसकी उम्र बेटे के 3 साल पहले की उम्र से 5 गुनी अधिक थी। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x और y है, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात तथ्यों को हमने पहले देख लिया। ज्ञात तथ्य हमारे क्या थे, पिता की वर्तमान आयु और 3 साल पहले पिता की उसकी उम्र क्या थी, उसके बीच में उनमें संबंध क्या था। इन सब चीजों का हमने पहले विश्लेषण कर लिया। अब हम ये मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x और y हैं। तो जैसा कि पहले हमने देखा कि x उसकी वर्तमान आयु है जो कि 4 गुनी है उसके पुत्र से, तो x बराबर हो जाएगा 4 इंटू वाई। अगला हम इसी देखते हैं जो ज्ञात तथ्य है उसको अगर हम इस समीकरण के रूप में लिखें तो 3 साल पहले पिता की उम्र वर्तमान में x है, तो 3 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 3, वर्तमान से 3 साल कम हो जाएगा। और पुत्र की आयु क्या है, वो y है वर्तमान में, तो 3 साल पहले कितनी हुई, y माइनस 3। तो दोनों की वर्तमान आयु हुई। अब ये उसमें संबंध क्या है कि 3 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। तो यहाँ पे ये समीकरण बनता है कि x माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 3। तो अब ये दो हमें समीकरण जो ज्ञात वो हमें तथ्य थे उनके आधार पर हमने 2 समीकरण बना लिए। अगले स्तर पे हमें क्या करना है, समीकरण 2 और 1 से हम ये पता कर लेते हैं, उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो हमारा ये आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। अगले चरण में हो जाएगा 4y माइनस 3 इक्वल टू 5y माइनस 15। अब 4y बराबर हो जाएगा 5y माइनस 12 के। इस समीकरण को आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। 5y में से 4y माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है, यहाँ पे 12 है, 12 वर्ष आ गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस ज्ञात तथ्यों और संबंधों के विश्लेषण के पश्चात हम उचित समीकरण प्राप्त करके उसका समाधान प्राप्त कर लिए और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हमने इससे ज्ञात की, 12 वर्ष ज्ञात की। अब चूंकि हमें ज्ञात तथ्य क्या था कि पिता की वर्तमान आयु जो है उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 4 गुना बड़ी है, तो हम क्या करते हैं कि पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए जो पुत्र की वर्तमान आयु आई है जो कि 12 वर्ष है उसको 4 गुना कर देते हैं। तो 4 इंटू 12 हमने कर दिया, तो पिता की वर्तमान आयु हम इससे निकाल लेते हैं जो कि कितनी आई, 48 वर्ष। तो इसलिए पिता और पुत्र की आयु क्रमशः 48 वर्ष और 12 वर्ष है। अब यहाँ पे एक चीज हमें और देखना होगा, वो ये देखना होगा कि जो हमने उत्तर प्राप्त कर लिया है वो उत्तर सही है या नहीं। इसके पहले वाले उत्तर प्रश्न में भी हमने देखा था कि जो उत्तर प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद हमें ये ज्ञात भी करना होता है कि जो हमने गणितीय संक्रियाएं की हैं वो कहीं त्रुटि तो उसमें नहीं है। उसको जांच करने के लिए फिर जो उत्तर प्राप्त करते हैं उसको हम फिर से एक बार जांच लेते हैं। तो जो समीकरण हमने बनाए हैं उन्हीं समीकरणों में इन
जो हमारे x और y की वैल्यूज आई हैं उसको अगर हम रख देते हैं और उत्तर हमारा सही प्राप्त होता है, वो वैल्यूज हमें सही मिलती हैं जो प्रश्न में तथ्य दिए गए हैं उसके अनुरूप हमें वो उनकी वैल्यू मिलती है, तो हमारा उत्तर पुष्ट हो जाता है। एक दूसरा उदाहरण भी हम लेते हैं कि इस उदाहरण के द्वारा हम ये देखेंगे कि समस्या समाधान की प्रक्रिया के द्वारा अगर कोई गणितीय संक्रिया क्लास में बताई जा रही है, कक्षा में अगर कोई अवधारणा बताई जा रही है, तो उसमें छात्र और शिक्षक की क्या भूमिका होती है, किस तरह से शिक्षक जो है वो छात्र को मोटिवेट करता है कि वो समस्या के समाधान तक आसानी से पहुंच जाए। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि त्रिज्या r है एक वृत्त की, और उसके भीतर जो है कितना वो क्षेत्र कवर करेगा r त्रिज्या वाला एक वृत्त, इसको हमें पता करना है। ये हमें प्रॉब्लम के रूप में हमारे पास है कि r इकाई वाले जो है त्रिज्या वाले वृत्त की भीतर कितना संलग्न क्षेत्र है उसको हमें ज्ञात करना है। इस समस्या को हल करने में मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित प्रश्नों से उसकी शुरुआत करनी चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या दिया गया है और क्या हमें अज्ञात है, क्या पाया जाना है। तो वृत्त के भीतर परिबद्ध क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं, ऐसा वो प्रश्न पूछ सकता है। इस तरह के कुछ प्रश्न जो कर लेते हैं उसके बाद अध्यापन को जो उसकी प्रक्रिया है उसको बदल देना चाहिए। उसमें ये करना चाहिए कि शिक्षक को छात्रों की स्थिति को जांचने के लिए या उसको प्रेरित करने के लिए कि हम ये करते हैं कि वो विभिन्न तरीकों का सुझाव दें। छात्रों से शिक्षक ये कहता है कि आप विभिन्न तरीके से ये बताइए कि आप इसको कैसे हल कर सकते हैं, कैसे वृत्त से घिरे क्षेत्र के छोटे क्षेत्रों की सीमित संख्या में विभाजित किया जा सकता है, अपने सुझाव दीजिए जो कुल मिलाकर के इस वृत्त की संरचना करते हैं। ऐसे करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से एक तार्किक क्रम के आधार पर हम बच्चे को समस्या समाधान प्रक्रिया के माध्यम से हल तक पहुंचते हैं। और अब हम अगली प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं जो है तार्किकता, जिसे हम रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। तर्क को साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। गणितीय तर्क दो प्रकार के होते हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक, इंडक्टिव और डिडक्टिव। आगमनात्मक तर्क विशिष्ट उदाहरण से शुरू होता है और सामान्यीकरण की ओर जाता है। इसमें 4 चरण होते हैं, विशिष्ट उदाहरणों की प्रस्तुति, अवलोकन, सामान्यीकरण और सत्यापन। निगमनात्मक तर्क जो है आगमनात्मक का विरोधी होता है या उसका अपोजिट चलता है। इसमें एक सामान्य सिद्धांत या कथन से हम शुरू करते हैं और विशिष्ट उदाहरण के बारे में मान्य निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। अब हम आगमनात्मक तथ्य का या तर्क कैसे विकसित होता है इसके एक गणितीय उदाहरण से हम समझते हैं। हम ये मान लेते हैं कि किसी क्लास में हमें साधारण ब्याज का सूत्र पढ़ाना है, उसके बारे में अवधारणा साधारण ब्याज की क्या होती है ये हमें उसको बच्चे को समझाना है। तो आगमनात्मक विधि से अगर हम चलते हैं तो जैसा कि हमने पहले बताया कि इसमें एक विशिष्ट से चल करके सामान्य की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो विशिष्ट के रूप में हम कह सकते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं कि जिसमें हम ये कहा जाए कि 5,000 की मूलधन राशि जो है 2% की ब्याज की दर से 3 वर्ष में एक निश्चित उसकी राशि हो जाती है। और एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि 7,000 की मूलधन की राशि 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष में एक निश्चित मूल्य उसका हो जाता है। तो इन 2-3 तरह के ऐसे उदाहरण हम ले लेते हैं और इन उदाहरणों में हम एकीकृत विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। जब एकीकृत विधि से हम हल करते हैं तो हम जब प्रश्नों को हल करते हैं और बाद में पाते हैं कि एक निश्चित क्रम हमें मिलता है इन प्रश्नों को हल करने में। वो ये होता है कि साधारण ब्याज जो हमें मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है कि मूलधन, समय और दर को आपस में गुणा कर दिया जाए और उनको 100 से डिवाइड कर दिया जाए, तो हमें उसका जो है उस अवधि के पश्चात कितना साधारण ब्याज हुआ वो हमें ज्ञात हो जाता है। तो इस 2-3 उदाहरण जैसे अगर हम क्लास में प्रस्तुत करें और उसको एकीकृत विधि से हल करें, उसके बाद जो सामान्य तथ्य आता है वो सामान्य तथ्य ये होता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइडेड बाई 100।
तो अगर मूलधन दर और समय से प्राप्त गुणा करने से जो प्राप्त वैल्यू उसको 100 से अगर हम विभाजित कर दें तो हमारा मूलधन प्राप्त हो जाता है। तो विशिष्ट उदाहरण हमने लिए, कुछ मूर्त रूप में उनको हमने बताया कि ये चीजें हैं, इतने मूलधन है, इतना दर है, इतना समय है, इसको हमने इस विधि से हल किया। और फिर एक सामान्य या जनरल तथ्य की ओर आते हैं कि हम साधारण ब्याज को इस तरह से भी हल कर सकते हैं। अब हम निगमनात्मक दर का उदाहरण देखते हैं। इसमें सामान्य तथ्य हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मान लेते हैं कि ABC एक हमारा त्रिभुज है और A से होकर B के समानांतर एक रेखा हम DE खींच देते हैं। चूंकि ये उदाहरण इस तरह का है कि इसमें संपूरक कोण बन रहे हैं, तो इसको चित्र से देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा कोण ABC बराबर है कोण BAD के, और दूसरा ACB कोण वो बराबर है कोण CAE के। हम जानते हैं कि जैसा कि चित्र में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कोण DAB प्लस कोण BAC प्लस कोण CAE का मूल्य कितना है, वो 180 डिग्री है। और चूंकि पहले वाले उससे हमने देखा कि DAB किसके बराबर है, ABC के, और BAC को हमने यहाँ पे वैसे ही रखा, फिर CAE बराबर है ACB के। तो इसलिए हमें ये ज्ञात हो जाता है कि जो हमारा त्रिभुज है उसके तीनों अंतःकोण कोण ABC, कोण BAC और कोण ACB, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। इस तरह से हमने देखा कि जो जनरल तथ्य या सामान्य तथ्य पता था कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमने इस त्रिभुज के माध्यम से, ABC के माध्यम से वो बताया कि इसमें भी वो सामान्य तथ्य पूर्णतः लागू होता है। तो इसमें और पहले वाले उसमें हमने अंतर ये देखा कि आगमनात्मक में क्या होता है कि हम एक विशिष्ट उदाहरण से चल करके सामान्य तथ्य की ओर पहुंचते हैं, और यहाँ पर ठीक उसका उल्टा होता है। सामान्य तथ्य हमें पहले पता होता है, उसको किसी विशिष्ट उदाहरण के द्वारा हम उसको पुष्ट करते हैं। अगला प्रक्रिया जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है तर्क और औचित्य की, जिसे आर्ग्यूमेंट एंड जस्टिफिकेशन के नाम से भी हम जानते हैं। तर्क और औचित्य को गणितीय प्रमाण और सामान्यीकरण के दो महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। एक रचनावादी कक्षा या कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम छात्रों को साथियों और शिक्षकों के साथ चर्चा और संचार के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। इन चर्चाओं के दौरान छात्र या समूह गतिविधि के बाद उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को साझा कर सकते हैं। तर्क और औचित्य की प्रक्रिया न केवल छात्रों को एक सिद्धांत, एक प्रमेय या अवधारणाओं के निर्माण के प्रमाण को इंटरनलाइज या आंतरिक करने में मदद करती है, बल्कि विभिन्न वास्तविक जीवन स्थितियों से निपटने के दौरान तर्क की आदत विकसित करने में मदद करती है। अगली प्रक्रिया है पैटर्निंग या प्रतिरूपण की। अधिकांश बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को पैटर्न की मदद से पेश किया जा सकता है। इसमें हमें यह ध्यान रखना होता है कि अगर एक पैटर्न हमें पता है, उसी पैटर्न को आधार बना करके हम उससे संबंधित अगले स्तर की या अधिक जटिल प्रक्रिया को हम समझा सकते हैं। जैसे अगर हमें यह पैटर्न पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसकी मदद से हम a प्लस बी का होल क्यूब आसानी से समझा सकते हैं। तो छात्र एक गतिविधि में रुचि और सक्रिय भागीदारिता निभाते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा अगर हम कोई नई गणितीय संक्रिया समझा रहे हैं तो छात्रों को जो है वो भागीदारिता उसमें बढ़ जाती है और वो सक्रिय रूप से उसमें भाग लेते हैं, क्योंकि पहले का पैटर्न उनको पता है, उसी को आधार बना करके हम नई संक्रिया या नई अवधारणा हम उनको सिखाते हैं। अगली अवधारणा या अगली प्रक्रिया जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है अमूर्तता की या एब्स्ट्रैक्शन। गणित में अधिकांश अवधारणाएं अमूर्त प्रकृति की होती हैं। अमूर्त का मतलब ये हुआ कि जो चीजें हम सोच सकते हैं, मूर्त रूप से हमारे सामने तो नहीं है, लेकिन हम सिद्धांत या फार्मूले के रूप में हम जानते हैं। तो ऐसी चीजें गणित में बहुत सारी होती हैं जिनको हम अमूर्त अवधारणाओं के रूप में जानते हैं। ये ठोस या कंक्रीट मामले की में अमूर्तन जो है वो हमारी या एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हमारी मदद करता है। किसी अमूर्त अवधारणा को समझाने के लिए हमें मूर्त अवधारणा को मदद लेनी पड़ती है, उसके द्वारा हम अमूर्त की ओर आगे बढ़ सकते हैं।
गणित में आगमन तर्क अमूर्तता के साथ समाप्त होता है। जैसा कि हमने अभी चर्चा में पीछे चर्चा किया कि कैसे हम एक विशिष्ट उदाहरण से शुरू किया, हमने साधारण ब्याज के फार्मूले तक पहुंचे, उसके सूत्र तक पहुंचे, तो उस विशिष्ट से लेकर के एक सामान्य तर्क या अमूर्तता की ओर हमने कैसे अग्रसर करके नई संक्रिया को या नए अवधारणा को उसको समझाया। अगली प्रक्रिया जो है वो सामान्यीकरण की है या जनरलाइजेशन की है। आगमनात्मक तर्क प्रतिरूपण और अमूर्तन, पैटर्निंग और एब्स्ट्रैक्शन की प्रक्रियाओं का परिणाम जो है वो सामान्यीकरण होता है। इसको हम ये समझ सकते हैं कि जैसे सामान्यीकरण, हमने आगमनात्मक और प्रक्रिया को अपनाया और उस एक पर्टिकुलर सूत्र तक पहुंचे, तो वो सूत्र क्या है, हमारे लिए अमूर्त रूप में है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो है पैटर्निंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो दोनों शामिल होती है, जिसको मिला करके हम किसी सामान्य तथ्य तक पहुंचते हैं, जिसे सामान्यीकरण कहते हैं। सामान्यीकरण एक पैटर्न की पहचान करने की प्रक्रिया है और इस पैटर्न को दिए गए मामले को ये आगे बढ़ाता है। आज की इस चर्चा में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की, उनको हम सारांश रूप में इस प्रकार से कह सकते हैं कि गणित सीखने में शामिल प्रक्रियाएं जिन प्रमुख रूप से जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वो हैं समस्या को सुलझाना, तार्किकता, तर्क और औचित्य, प्रतिरूपण, अमूर्तता, सामान्यीकरण, समस्या समाधान प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण, सहचर्य, कपोल कल्पना, रीजनिंग, विश्लेषण, संश्लेषण और सामान्यीकरण जैसे उच्च क्रमिक सोच, ये हमारे उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तर्क, गणित के जो तर्क होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक तर्क विशिष्ट उदाहरण से शुरू होते हैं और सामान्यीकरण की ओर ले जाते हैं। निगमनात्मक तर्क, या उसके पहले हम कह सकते हैं आगमनात्मक तर्क के चार प्रमुख चरण होते हैं: विशिष्ट उदाहरणों की प्रस्तुति, अवलोकन, सामान्यीकरण और सत्यापन। निगमनात्मक तर्क एक सामान्य सिद्धांत या कथन से शुरू होते हैं और विशिष्ट उदाहरणों के बारे में मान्य निष्कर्ष निकालते हैं। एक रचनावादी कक्षा छात्रों को साथियों और शिक्षकों के साथ चर्चा और संचार के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। गणित की अधिकांश अवधारणाएं अमूर्त प्रकृति की होती हैं। आगमनात्मक तर्क, प्रतिरूपण और अमूर्तन की प्रक्रियाओं का परिणाम सामान्यीकरण होता है। धन्यवाद।